वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रेगुलेशन और उसमें भी न्यूरल रेगुलेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट हमने लिया था मेडुलरी कंट्रोल, ठीक है। आज हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं, दैट इज़ पार्ट बी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो हम आपको कोशिश करेंगे चैप्टर अच्छे से समझ में आए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस और वाइवा वॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रेगुलेशन में ऑटोनॉमिक सप्लाई को दो में डिवाइड किया गया। पहली सप्लाई जो कि हार्ट को है और दूसरी सप्लाई जो कि ब्लड वेसल्स को है। हार्ट की सप्लाई को, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो दो में डिवाइड किया, पहला सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो अब हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं। हम पहले भी पढ़ते हुए आए हैं कि फ्रॉम इंटरमीडियोलेटरल ग्रे कॉलम हॉर्न से स्पाइनल कॉर्ड के फ्रॉम T1 टू L2 स्पाइनल सेगमेंट्स जो है वो थोरैकोलम्बर सेगमेंट्स होते हैं, जो कि सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। सप्लाई नोडल टिश्यूज ऑफ SA नोड, AV नोड एंड कार्डियक मसल्स ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो ध्यान रखिएगा कि सिंपैथेटिक सप्लाई हार्ट में कहाँ कहाँ होती है। नोडल टिश्यूज़ कौन कौन से, AC नोड और AV नोड, एंड कार्डियक मसल्स किसकी, एट्रिया और वेंट्रिकल्स की, दोनों की। फ्रॉम राइट साइड, यानी राइट साइड की जो फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक सप्लाई वो AC नोड को सप्लाई करते हैं, और जो लेफ्ट साइड की सिंपैथेटिक सप्लाई है वो सप्लाई करती है AV नोड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। एंड स्टिमुलेशन अगर सिंपैथेटिक हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ मायोकार्डियम, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम। तो सारी सिंपैथेटिक सप्लाई इंक्रीज करा देती है ये हार्ट रेट, कंडक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्साइटेबिलिटी। जब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की, तो हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है कैरिड थ्रू वेगस प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम न्यूक्लियस एम्बाइगस। अब वहाँ से ये वेगस फाइबर्स के थ्रू हार्ट तक पहुँचते हैं थ्रू कार्डियक ब्रांचेस एंड साइनेप्स इन गैंग्लिया, जो कि लोकेटेड इन सुपरफिशियल एंड डीप कार्डियक प्लेक्सेस एंड एट्रियल वॉल्स। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक यानी वेगस के जो फाइबर्स आते हैं कहाँ, गैंग्लिया में रिले होते हैं, सुपरफिशियल और डीप कार्डियक प्लेक्सेस में, एट्रिया वॉल्स में। यहाँ से पोस्ट फाइबर एराइज होते हैं आर एंडोकार्डियल, यानी ये जो पोस्ट फाइबर्स होते हैं ये एंडोकार्डियली होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कहाँ, एट्रिया, AV नोड, SA नोड, AV बंडल। जो राइट साइड की वेगस है वो SA नोड को सप्लाई करती है, जो लेफ़्ट साइड की वेगस है वो AV नोड को सप्लाई करती है, और कोई भी वेकल फाइबर्स जो है वो वेंट्रिकल को सप्लाई नहीं करते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ किसकी लोकेशन है, कौन किसको सप्लाई कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट फाइबर्स एंडोकार्डियली जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एट्रिया, SA नोड, AV नोड और AV बंडल में। राइट साइड की वेगस SA नोड को सप्लाई करेगी, लेफ्ट वेगस AV नोड को सप्लाई करेगी, लेकिन वेंट्रिकल्स में कोई भी सप्लाई नहीं होती। अब अगर पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन होता है तो क्या होगा, ऑन स्टिमुलेशन कॉजेज डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ एट्रिया ओनली। ध्यान रखिए वेंट्रिकल्स की में इसकी सप्लाई नहीं होती, इसीलिए यहाँ मेंशन है कि डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ एट्रिया ओनली, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया ओनली। ये डायग्राम है, इसमें देखिए पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन दिखाया गया है। ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एम्बाइकस। यहाँ से ए वेगस फाइबर के अलोंग होते हुए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है यहाँ गैंग्लिया में रिले होते हैं, पोस्ट फाइबर्स अराइज होते हैं, SA नोड को जाते हैं और AV नोड को जाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जब पैरासिम्पैथेटिक की बात करी है तो वेगल टोन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ वेगल टोन? यूजुअली जब रेस्टिंग हार्ट रेट की बात करें तो ये 72 बीट्स पर मिनट होती है। अगर सपोज वेगल्स को कट कर दिया जाए तो हार्ट रेट कितनी हो जाएगी, 150 से 180 बीट्स पर मिनट, जैसा कि देखने को मिलता है इन एट्रोपिन ड्रग्स के
इन्फ्यूजन पे, अगर बोथ एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक आर ब्लॉक्ड, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही ब्लॉक हो जाए, तो हार्ट रेट कितनी पे मेंटेन रहेगी? 100 बीट्स पर मिनट। यानी ये चीज़ ये कंफर्म करती है कि वेगल टोन इज़ ग्रेटर दैन सिंपैथेटिक टोन, सो दिस इज़ नोन एज वेगल टोन। तो वेगल टोन पे अगर कई बार शॉर्ट नोट आए तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि रेस्टिंग हार्ट रेट ये है। वेगाई अगर कट कर दी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, 180 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाएगी। इसको एक्सपेरिमेंटली तौर पे कब देखा गया? एट्रोपिन ड्रग्स के इन्फ्यूजन पे। जब एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक दोनों को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो हार्ट रेट कितनी रहती है? 100 बीट्स पर मिनट। पर कोई तो वजह है जो हार्ट रेट नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट मेंटेन रहती है। तो ये कंफर्म करता है कि जो वेगल सप्लाई है वो सिंपैथेटिक टोन से ज़्यादा है। वेगल टोन इज़ ग्रेटर दैन सिंपैथेटिक टोन। तो यहाँ इस फिगर में हमने देखा था पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन। हम एक बार देख लेते हैं सिंपैथेटिक इनर्वेशन। तो देखिए, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस मेडुला में है, न्यूक्लियस एम्बाइगस, ये प्रेशर एरिया और ये डिप्रेशर एरिया वीएमसी का, ठीक है। यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे हैं ये फाइबर इंटरमीडियो लेटरल हॉर्न में आए, यहाँ से सिंपैथेटिक ट्रंक में आए, यहाँ से सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियंस में आए, और यहाँ से कार्डिक नर्व के थ्रू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं सिंपैथेटिक कहाँ सप्लाई हुए? एसी नोड में, एबी नोड में, मसल्स ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स में। और इसी की दूसरी ब्रांच जो है वो जाती है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक चेन फाइबर्स में, यहाँ से ये स्प्लैंक्निक नर्व्स में जाती है। स्प्लैंक्निक नर्व्स के थ्रू ये ब्लड वेसल्स को सप्लाई करता है। इसी की एक ब्रांच जो है वो डायरेक्ट एड्रिनल मेडुला को सप्लाई करती है। सो दिस इज सिंपैथेटिक इनर्वेशन टू हार्ट एंड ब्लड वेसल। तो सिंपैथेटिक इनर्वेशन हार्ट और ब्लड वेसल्स का, और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन जो है हार्ट का। आपको डायग्राम से भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आई होप कि आपने डिस्क्रिप्शन से भी समझा होगा। तीसरी चीज़ आती है सप्लाई टू ब्लड वेसल्स। ऑटोनोमिक सप्लाई ब्लड वेसल्स पे हो तो क्या इफेक्ट होता है, इसे देखते हैं कि ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई जो है टू ब्लड वेसल्स, इसके दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट, दूसरा होता है वेजो डायलेशन इफेक्ट। अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट आता है तो प्रोड्यूस्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स सप्लाई ब्लड वेसल्स, क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर्स जो ब्लड वेसल को सप्लाई कर रहे हैं ये वाले, इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। नॉर्मली जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन होता है मेनली, कई बार न्यूरोपेप्टाइड भी रिलीज होता है, और इन दोनों को मिलाकर नॉर एड्रिनर्जिक फाइबर्स बोल देते हैं। एंड दीज फाइबर्स शो टोनिक डिस्चार्ज, कंटिन्यूस डिस्चार्ज शो करते हैं 1 इम्पल्स पर सेकेंड का। तो अगर स्टिमुलेशन हो जाता है तो स्टिमुलेशन में क्या होगा? ब्लड वेसल्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाएगा? पहला, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स का कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन। वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा? डिक्रीज वीनस कैपेसिटी, क्योंकि वीनस सिस्टम में बहुत सारा ब्लड जो है वो एज ए रिजर्वायर रहता है। तो जैसे ही वेन्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड जो है वो बाहर आएगा। इंक्रीज इन वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन एंडाइस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और एक इम्पॉर्टेंट खास बात कि ये दोनों यानी कंस्ट्रिक्शन, वीनो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स और कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स एंड वीनो कंस्ट्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड and in need blood diverted from skin, skeletal muscles and splanchnic area to heart and brain। कि बहुत आवश्यकता है कि यह ज़रूरतमंद स्थिति के अंदर ये जो वीनो कंस्ट्रिक्शन है या आर्टेरियोल्स का जो कंस्ट्रिक्शन है ये खास तौर पे मेंटेन करता है ब्लड फ्लो को और ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करता है उस समय जब ब्लड की किसी वजह से कमी हो जाती है, और हार्ट और ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो मिलती रहे। इसकी वजह से ये डाइवर्ट कर देता है स्किन, स्केलेटल मसल्स और स्प्लैंक्निक एरिया के ब्लड को कहाँ पे? टूवर्ड्स हार्ट एंड ब्रेन। तो ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनके पास ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, उसे मेंटेन कर देता है। अब एक कंडीशन देखते हैं कि सपोज अगर ड्यू टू कट इन सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई,
अगर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कट कर दी जाए देन इट कॉज वेजोडाइलेशन, कॉज पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिक्रीज एंड डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वीनोडाइलेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, वीनस कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वेन्स में ब्लड रिजर्वर की तरह इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न कम हो गया तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फीरियर और सुपीरियर वीना केवा से पहुंचने वाला ब्लड कम पहुंचेगा हार्ट में, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगी। इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमने दोनों ही चीज़ देखी कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पे क्या होता है और क्या कहते हैं इनहिबिशन पे क्या होता है। ठीक है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का जो इफेक्ट है वो सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू किस तरीके से मेंटेन रहता है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं वेजो डायलिटेशन इफेक्ट। तो जो वेजोडाइलेशन इफेक्ट है दैट कॉज डिक्रीज डिस्चार्ज ऑफ नॉर एड्रीनर्जिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर नर्व कॉज वेजोडाइलेशन। तो नॉर एड्रीनर्जिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर नर्व्स का जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए कि सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक वेजोडाइलेटर नर्व्स भी होते हैं, यानी इनकी जो एंडिंग्स होती हैं वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स है, हार्ट है, लंग्स है, यूट्रस है एक्सेट्रा रिसीव एड्रीनर्जिक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर सिंपैथेटिक फाइबर्स बट ऑल्सो इनर्वेट बाय कोलिनर्जिक वेजोडाइलेटर सिंपैथेटिक फाइबर्स। और इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो क्या होता है, मेनली एसिटाइलकोलिन और वेजो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। तो ये जो कोलिनर्जिक वेजोडाइलेटर सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं ये टोनिकली एक्टिव फाइबर नहीं है बट एक्टिवेट होते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रेस की कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, चाइल्ड बर्थ एक्सेट्रा, जिसकी टाइम पे ब्लड फ्लो की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो ये रिलीज़ होते हैं और ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं। ये मैकेनिज्म कैसे होती है, एक्चुअली क्या होता है कि कोलिनर्जिक वेजोडाइलेटर सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, ये रिले होते हैं हाइपोथैलेमस में, पास थ्रू द मेडुला विदाउट रिले इनटू वीएमसी। मेडुला से पास होते हैं लेकिन वीएमसी में रिले नहीं होते हैं, और कहाँ जाते हैं, ऑन सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स इन इंटरमीडियोलेटरल ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में आईएमएल न्यूरॉन्स पे रिले होते हैं। तो इनका इनर्वेशन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मेडुला को पास करते हुए। पैरासिम्पैथेटिक वेजोडाइलेटर नर्व्स के बारे में अगर बात करें तो जो पैरासिम्पैथेटिक वेजोडाइलेटर नर्व्स हैं जनरली ब्लड वेसल्स डू नॉट हैव पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। तो यूजुअली पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ब्लड वेसल्स को नहीं होती, केवल कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। अब ये आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि वो एक्सेप्शंस क्या हैं। तो पहला है सेक्रल आउटफ्लो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, जिसे बोलते हैं नर्व एनर्जाइटिस। ये सप्लाई करती है सेक्सुअल इरेक्टाइल टिश्यू को और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर वेजोडाइलेशन इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। दूसरी बात करते हैं, ये तो है सेक्रल आउटफ्लो की, पैरासिम्पैथेटिक इज क्रेनियो सेक्रल ना, तो सेक्रल आउटफ्लो जो है उससे क्या रिस्पॉन्स आता है, तो यूजुअली ब्लड वेसल्स में कोई सप्लाई नहीं होती, पर ये एक एक्सेप्शन है कि इरेक्टाइल टिश्यूज़ जो है सेक्सुअली एक्साइटमेंट के लिए वहाँ इसकी सप्लाई देखने को मिलती है और ये वेजोडाइलेशन करा के ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है। दूसरा क्रेनियल आउटफ्लो ऑफ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ये कहाँ देखने को मिलता है, ये जो आउटफ्लो है अलोंग विद कॉर्डा टेम्पेनाई ब्रांच ऑफ 7th यानी फेशियल नर्व सलाइवरी ग्लैंड्स को सप्लाई करता है। तो ख़ास बात यह है कि लेस रोल जो है पैरासिम्पैथेटिक का इन कंट्रोल ऑफ जनरल सर्कुलेशन, ओनली कंट्रीब्यूट टू प्लेजर एंड फुलफिल बायोलॉजिकल फंक्शन। तो पैरासिम्पैथेटिक का जो मेन रोल है वो ब्लड प्रेशर को जनरल वे में कंट्रोल करने का तो नहीं है, लेकिन इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेजर एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक वेजोडाइलेटर नर्व्स हुई, ये सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक वेजोडाइलेटर नर्व्स हुई। इसमें आप 4th पॉइंट में बताएंगे वेजोडाइलेशन बाय एक्सोन रिफ्लेक्स। एक्सोन रिफ्लेक्स के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, इट्स अ लोकल न्यूरल मैकेनिज्म। ये एक लोकल न्यूरल मैकेनिज्म होती है, यानी लोकल लेवल पे ही न्यूरल मैकेनिज्म परफॉर्म होती है और इसे बोलते हैं एक्सोन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है,
conduction of sensory afferent impulses from skin to spinal cord is known as orthodromic conduction. ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन यहाँ देखिए, यहाँ पे स्किन है, स्किन से afferent फाइबर्स हैं, ये afferent फाइबर्स जो है डॉर्सल रूट गैंग्लिया है दिस वन, और यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुए डॉर्सल रूट से। तो इस कंडक्शन को क्या बोलेंगे? ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन। सबसे खास बात ये कि ये लोकल लेवल की है और इसमें कोई भी CNS का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन अ स्ट्रोक इज अप्लाइड टू स्किन, सपोज यहाँ पे कोई स्ट्रोक अप्लाई किया स्किन पे, देन afferent impulses in sensory nerve from skin are relayed एंटीड्रोमिकली, यहाँ पे एंटीड्रोमिकली ये नीचे की तरफ आएंगे, एंड डाउन ब्रांचेज ऑफ सेंसरी नर्व्स, और डाउन ब्रांच यानी नॉर्मल इस ब्रांच जो कि ऑर्थोड्रोमिक कंडक्शन था, यहाँ से एक ब्रांच जो है वो नीचे की तरफ जाएगी और ये ब्रांच अपनी नर्व एंडिंग्स पे रिलीज करती है सब्सटेंस P, ठीक है, दैट इनर्वेट ब्लड वेसल्स। और ये सब्सटेंस P क्या करता है? प्रोड्यूस वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। वेजोडाइलेशन करवा देता है ब्लड वेसल्स का और कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजोडाइलेशन, नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन सिस्टमिक कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन। तो ये सिस्टमिक कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन में पार्ट नहीं लेता, केवल वेजोडाइलेशन कराता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सोन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इस तरह जैसे ही आपसे न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पूछा जाए कि ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई का क्या रोल है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई को हमें हार्ट और ब्लड वेसल्स में अलग अलग बताना है। देन सप्लाई टू हार्ट में हमें सिंपैथेटिक का क्या इफेक्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक का क्या इफेक्ट होता है, ये बताना है। जब हम ब्लड वेसल्स में ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई के बारे में बताएंगे तो हमें इन 3-4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बताना है, खासतौर पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट, वेजो डायलेशन इफेक्ट। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट जो है सिंपैथेटिक के थ्रू होता है, वेजो डायलेशन इफेक्ट में जिसमें नॉर एड्रीनर्जिक कॉन्स्ट्रिक्टर नर्व्स की सप्लाई डिस्चार्ज कम हो जाता है। तो ये डायलिटेशन कई कारणों से होता है। तो पहला तो यही है कि डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाए, दूसरा सिंपैथेटिक कॉलिनर्जिक वेजो डायलेटर नर्व्स होती हैं इसमें, तीसरा इसमें पैरासिम्पैथेटिक वेजोडाइलेटर नर्व्स होती हैं, और चौथा इसमें एक्सोन रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है। तो एक्सोन रिफ्लेक्स प्रोसेस, तो किसी पे भी आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए या आपसे पर्टिकुलर फुल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। सो इसी तरह और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।